फॉर डिस्कशन। कल के लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे? शॉर्ट एग्जांपल्स, हाँ 59 शॉर्ट एग्जांपल एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 तक का डिस्कशन कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो अभी लास्ट पॉइंट बचा है वेक्टर के अलजेब्रा का, दैट इज वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। राइट डाउन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे हम वेक्टर के एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में एक रूल फॉलो करते थे, कौन सा? कि वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में भी हमें सेम रूल मेंटेन करना पड़ेगा। सो राइट डाउन, वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन बी मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर। Vectors of the same type can be multiplied with each other। मतलब जो वेक्टर सेम टाइप के होते हैं हम उनको ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हे लीलते खरं आहे का? जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स वेक्टर या स्केलर है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट स्केलर या वेक्टर है। तो अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना। तो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वो सेम टाइप के तो है ही नहीं। मतलब हमने दूसरे टाइप के वेक्टर को भी मल्टीप्लाई किया, मग तुम्ही लिहिलं कसं काय? ऐसे होता है क्या? म्हणजे त्यामुळे ते कट करा, हे याच्यासाठी की परत विसरायला नाही पाहिजे म्हणून। कोणी कोण नाही लिहिलं? व्हेरी गुड, तुम्हाला माहिती होतं का अगोदर? ठीक है, कट करके क्या लिखेंगे? वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप एज वेल एज डिफरेंट टाइप कैन बी मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर। सेम टाइप के हैं तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हैं तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। रही लक्षात? मग फिर सेम टाइप डिफरेंट टाइप कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चलेगा, मल्टीप्लाई करते टाइम कोई लिमिटेशंस नहीं होते। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ पे जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं उसमें हम दो टाइप से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। और पहला वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं एज ए स्केलर प्रोडक्ट, और इसके साथ में दूसरा आता है, इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे दो टाइप्स क्यों आ रहे हैं? उसके लिए एकदम सिंपल बेसिक रीजन है। देखो, जैसे कि हमने अभी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, तो हमने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है? वर्क मिलता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू, बट वर्क मतलब स्केलर या वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर सेम सिचुएशन हम देखेंगे कि अगर मैंने फोर्स को एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया तो मुझे टॉर्क भी मिलता है। टॉर्क स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? मतलब दो ही वेक्टर है, एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वर्क मिल रहा है, दूसरी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टॉर्क मिल रहा है। तो इनको अगर सेम मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हमने पहले से डिसाइड किया है कि हम वेक्टर को दो टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे, एक होगा स्केलर का प्रोडक्ट, दूसरा होगा वेक्टर प्रोडक्ट। अभी स्केलर प्रोडक्ट कब एंड वेक्टर प्रोडक्ट कब, इसके लिए एक बेसिक रूल है। कौन सा रूल है? देखो, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी हमें मिलती है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी हमें मिलती है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है इस तरह से, तो हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए जो प्रोसेस यूज करनी पड़ती है उसको बोला जाता है एज ए वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जैसे यहाँ पे वर्क मिल रहा है, तो उस केस में हम सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है? फिर तो ये रूल आगे सब केसेस में एप्लीकेबल होगा। मतलब जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिपेंड करेगा कि उनके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है, इफ इट इज ए वेक्टर तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। एंड दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो क्वांटिटी हमें मिलती है, इफ इट इज ए स्केलर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सो राइट डाउन टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, उसमें नंबर 1 स्केलर प्रोडक्ट। कैसे करना है वो सिंपल है, बस कब करना है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। कब करना है स्केलर प्रोडक्ट? इफ रिजल्टेंट ऑफ, इफ रिजल्टेंट ऑफ
two vector if resultant of two vector is a scalar quantity. If resultant of multiplication of two vector is scalar quantity, then we have to use scalar product for vector multiplication. We have to use scalar product for vector multiplication. हो गया. नाउ स्टॉप राइटिंग. वेक्टर प्रोडक्ट का उसके साथ में देखेंगे. अब बेसिकली क्या होता है कि जब दो क्वांटिटी का हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, मतलब जैसे एक वेक्टर होगा, ये दूसरा भी वेक्टर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर इनका मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट से कर रहे हैं तो हर बार हम ऐसे नहीं लिख सकते ए वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट इनटू बी वेक्टर. इसलिए हमने सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन डिसाइड किया है कि अगर हम इस तरह का डॉट लिख देंगे तो डॉट का मतलब होगा डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन डॉट से किया जाता है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका सिंप्लीफिकेशन का डेफिनेशन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, यानी डॉट मल्टीप्लाई होता है बाय कॉस ऑफ थीटा. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, वेयर ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो ये क्या बना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. एंड इसका अगर सिंप्लीफिकेशन देखना है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, यहाँ पे दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा. तो अगर मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है अलोंग बी वेक्टर, तो कंपोनेंट का कल डिस्कशन किया था, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट तो ये इधर कंपोनेंट कौन आएगा, ए कॉस ऑफ थीटा इनटू अगर बी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलता है. ठीक है, सो राइट डाउन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज scalar product of two vector is defined as product of magnitude of scalar product of two vector is defined as product of magnitude of two vectors, product of magnitude of two vectors and cosine of the angle between them, cosine of the angle between them, that is a vector dot b vector, that is a vector dot b vector is equals to क्या होगा, a into b into cos of theta, a into b into cos of theta. बस एवढंच लिहा, हे लिहायची काही गरज नाही. हो गया क्लियर. तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट कब करेंगे, अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी है, मतलब जिसको डायरेक्शन नहीं है. याचा अर्थ काय होईल, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ पे कोई भी आई जे के नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन ही नहीं है, सिर्फ हमें क्या मिलेगा, एक नंबर एंड गिवन क्वांटिटी का यूनिट, मतलब स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. ठीक है, जैसे कि आपको बोला है कि ए वेक्टर है जो 20 न्यूटन है, दूसरा बी वेक्टर है जो 10 न्यूटन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इफ एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. अगर यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड सॉरी ए का 10 है, बी का और ए का 20 है, बी का 10 है, 20 इंटू 10 200 cos 60 1/2, तो ये आ गया 100. ठीक है, तो इस तरह से दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. क्लियर है. अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कि अगर हमें बोला जा रहा है कि केस नंबर फर्स्ट है, दो वेक्टर के बिटवीन एंगल 0 डिग्री है, दो वेक्टर के बिटवीन एंगल 0 डिग्री है, तो उस केस में क्या होगा कि जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 0, बट कॉस ऑफ 0 जो होता है उसकी वैल्यू है 1. इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बनेगा ए इंटू बी.
यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, असं का, कारण थीटा 0 है, इसका मतलब दो वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू, स्केलर प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, ऐसे रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। आई कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एंड के कैप का मतलब, तो अगर हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, आई कैप डॉट आई कैप करना है। अब देखो आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर था तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये बनेगा 1 इंटू कॉस ऑफ 0, काबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री होता है, कॉस 0 1 बनेगा, 1 इंटू 1 मतलब इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू कितना है, क्लियर, रडम। अरे अभी नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, जिसमें हमें बोला है कि थीटा इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 90 होगा, बट कॉस 90 होता कितना है, 0। तो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, वेरी गुड, टू वेक्टर्स which are perpendicular to each other are always 0। कोई भी दो वेक्टर है अगर वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो हर बार उनका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट 0 ही आएगा। यानी कि देखो फिर से वही केस है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई कैप मतलब जे कैप मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, एंड के कैप मतलब जेड के अलोंग। यानी कि आई जे के तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर हम यहाँ पे आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, जे कैप का भी 1 है, इनटू बनेगा कॉस ऑफ 90 विच इज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 0। हो गया। अब इसके बाद में क्या पॉसिबिलिटी है, थर्ड केस में, कि अगर इनके बिटवीन का एंगल 180 डिग्री है तो क्या होगा, कॉस ऑफ 180 होता है -1, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस ए बनेगा माइनस ऑफ ए। ये 3 स्टैंडर्ड केस है, बाकी सब केसेस में एंगल डिफरेंट रहेंगे, तो डिफरेंट एंगल की केस में हम एंगल पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट,
देखो ए बी कॉस थीटा ये वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हैं हम, अगर हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है एंड उसके साथ साथ दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल भी दिया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम वेक्टर के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो हमें हर बार वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे कि पी वेक्टर इक्वल्स टू होता है पी एक्स इंटू आई कैप प्लस पी वाई इंटू जे कैप प्लस पी जेड इंटू, उसके बाद में दूसरा वेक्टर होता है क्यू वेक्टर, ये होता है क्यू एक्स इंटू आई कैप प्लस क्यू वाई इंटू जे कैप प्लस क्यू जेड इंटू के कैप। ऐसे दो वेक्टर दिए हैं। अभी इन दोनों वेक्टर को हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते टाइम अगर हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, तर फक्त एकदम सिंपल प्रोसेस आपल्याला फॉलो करायची आहे। आई कैप का कंपोनेंट आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आई कैप इंटू आई कैप कितना आएगा 1। बाकी किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई किया, जैसे आई कैप का जे कैप साथ मल्टीप्लाई किया 0 आता है, आई कैप के कैप के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आता है, फिर उसके बाद में जे कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, जे कैप के जे कैप के साथ 1 आएगा, उसके बाद जे कैप के कैप के साथ 0 आएगा, के कैप आई कैप के साथ 0 आएगा, के कैप जे कैप के साथ, के कैप के साथ। व्हेरी गुड। तर सगळे के कैप जे कैप कळालं तुम्हाला। आता मग इथं सिम्प्लिफिकेशन काय असेल, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाय क्यू वाय प्लस पी जेड क्यू जेड। वेरी गुड। इस तरह से दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर वो गिवन है इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि ए वेक्टर है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दिया है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या होगा, 4 इंटू 2 8, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 1 इंटू प्लस 1 तो कितना हो गया 5 का 5, हे किती लोकांना नाही कळालं, अथर्व समजलं। नेक्स्ट, अगर आपको दूसरा वेक्टर दिया है पी वेक्टर इक्वल्स टू 20 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, और एक वेक्टर दिया है क्यू वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, तो हमें फाइंड करना है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। करो। ट्वेंटी सिक्स का फक्त 6, 20 इंटू 1 20, 4 इंटू 1 माइनस 4, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, हाँ कितना होगा फिर ये 6। ये प्लस माइनस से गोल्ड नहीं करायचं। नेक्स्ट, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। फोर हो 4 4च बर। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16 प्लस 3 इंटू माइनस 3 तो माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 प्लस 16। क्लियर है मग सगळ्यांना डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, हो गया। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। Write down applications of scalar product. Hello.
वेरी गुड, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर है और उनके बिटवीन अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा था कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलो कैसे फाइंड करते हैं, राइट डाउन। जैसे कि आपको दिया है कि पहला वेक्टर है p वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड दूसरा वेक्टर है q वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप और हमें इन दोनों के बिटवीन क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे उसकी प्रोसेस देख लो। पहले क्या करना होगा, देखो हमने पहले वेक्टर को डिफाइन किया था कि सॉरी स्केलर प्रोडक्ट को क्या होता है, p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। हमें दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉस थीटा। तो ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू p वेक्टर डॉट q वेक्टर अपॉन p इंटू क्यू, मतलब ये कौन होता है एक्चुअल में, मैग्नीट्यूड। बट यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फिर से कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू p वेक्टर डॉट q वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ p इंटू मॉड ऑफ q। अभी देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आत्ताच बघितलं आपण 2 मिनिटापूर्वी, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का, तो क्या होगा 4 इंटू टू प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू प्लस 1, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय p का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं गिवन वेक्टर का, स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया रूट में। अभी उसी तरह से अगर हमें q का मैग्नीट्यूड चाहिए, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ रहा है रूट ऑफ, तो वैल्यू पुट करेंगे 8 माइनस 3 मतलब 5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, वेरी गुड 126। ये असं येईल ना, रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 21, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 21। हाँ हो, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो 126 से रूट में 121 होता तो 11 होता, लेकिन 126 से तो 5 बाय 11.2, ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा आणि हेच आंसर। ठीक है, तो इस मेथड से क्या करते हैं हम, दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल फाइंड करते हैं। क्लियर, काय झालं तेजस, झोप येते का, भगत बडबड कमी कर। ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इन दोनों के बिटवीन एंगल फाइंड करना है आपको। चलो करो, अगेन सेम प्रोसेस, क्या करना होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। हाँ काय, अरे वा, प्राऊड ऑफ यू बेटा, याच गोष्टीची वाट बघतोय मी एवढ्या वर्षापासून। हेलो, कैसे आएगा 4/9, देखो कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अरे हाँ 2 इंटू 1 2, देन 2 इंटू माइनस 1 एंड 2 इंटू 2 4, मॉड ऑफ ए 3 मॉड ऑफ बी 3, 2 2 कैंसल, 4/9 इज द आंसर, वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट प्रतीक इकडं, ए वेक्टर दिया है आपको 2i कैप
माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, एंड बी वेक्टर आपको दिया है 6i कैप प्लस 30j कैप। फाइंड इनके बिटवीन का एंगल कॉस थीटा फाइंड करना। कह रहा हूँ कह रहा था कितना टाइम क्या होगा, 6 इंटू 2 12 माइनस 30 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 3 इसका मैग्नीट्यूड 6, तो कितना आ रहा है 18/18 मतलब -1। तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री। वेरी गुड। नाही आलं -1 कसं आलं सांगू का काय एक मिनट हा √6 6 स्क्वायर 36 30 का स्क्वायर तो कितना आ रहा है √936। ये कोणी सांगितलं 6 तो क्या आएगा ये √936 कितना आएगा हाँ इसको 9 पॉइंट इंटू 10 की पावर 2 कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 31। तो कितना आएगा अब कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 91। बस हेच अप्रोक्सीमेटली 0.7 समथिंगने काही फरक पडत नाही। नेक्स्ट फाइंड थीटा। क्या होगा कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 28 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा √16 प्लस 1 प्लस 4 म्हणजे √21 एंड इसका 49 प्लस 1 प्लस 1 म्हणजे √51। ठीक है इसको काय मल्टीप्लिकेशन का एवढे फास्ट 1071 तो एडिशन कितनी आएगी 31 अपॉन 1071 को अपन लिखेंगे 10.71 इंटू 10 की पावर प्लस 2। अब रूट में 9 होता तो 3 आता 10 है तो 3 पॉइंट काय घ्यायचं ते घेऊन टाका 32। ठीक है तो ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 31/32। नेक्स्ट ये एक वेक्टर है और आपको बोला है कि ये वेक्टर एंगल बनाएगा तो फाइंड एंगल्स विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये वेक्टर दिया है और इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया ये कैलकुलेट करना है। हाँ झिरो। व्हेरी गुड। हे अंदाजे सांगितलं का कॅल्क्युलेट करून आलं कसं केलं कॅल्क्युलेट एंगल किसके साथ निकालना है एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा आई कैप मतलब दूसरा वेक्टर कौन है आई कैप है तो इसको हम पी वेक्टर बोलेंगे तो क्यू वेक्टर कौन होगा आई कैप होगा। तो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू बनेगा पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन पी इंटू क्यू। अब पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर आई कैप का आई कैप के साथ 2 आएगा बाकी सगळे 0 होतील का
कारण यहाँ पे आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0j कैप प्लस 0k कैप, 0 इंटू एनीथिंग, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, एक 1, इसका मैग्नीट्यूड और इसका 3, तो कितना आ रहा है 2/3। एक्स एक्सिस के साथ में बनेगा 2/3। अभी वाई एक्सिस के साथ में कैलकुलेट, -1/3 cos थीटा इक्वल टू जेड एक्सिस के साथ में परत 2/3 पण काय cos थीटा। क्लियर? तो अभी एंगल एंड उनके प्रोडक्ट दोनों भी क्लियर हो रहे हैं। अभी इसका और एक एप्लीकेशन होता है जो थोड़ा सा एवढं सोपा नहीं है कळायला। राइट डाउन नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर along काय along अनदर वेक्टर। म्हणजे काय, हे बघा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बिटवीन एंगल कितना है, थीटा है। और हमने देखा है कि ये एप्लीकेशन हम देखेंगे, किसका क्या एप्लीकेशन, एक वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग दूसरा वेक्टर, मतलब मुझे बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग कितना रहेगा ये फाइंड करना है। तो हमें ये तो मालूम है कि एंगल थीटा दिया है, तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कौन होता है, मींस व्हाट, एक वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कौन बन गया, बी कॉस थीटा। उसी तरह से अगर हमें बोला जाता है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी, तो वो क्या आएगा, ए कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? तो इस तरह से कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग दूसरा वेक्टर अगर हमें फाइंड करना है तो होगा क्या, देखो हमें मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कौन है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो जब मुझे बी कॉस थीटा चाहिए तो हम करेंगे क्या, बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए को इधर भेज देंगे, तो ये बनेगा बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर अपॉन ए। ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर। फक्त लक्षात ठेवायचं, ए वेक्टर अपॉन ए मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर अपॉन ए मतलब कौन है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसका लेना है, जिसका कंपोनेंट ले रहे उसका नहीं, अनदर नहीं, जिसके अलोंग कंपोनेंट ले रहे उसका। क्योंकि यूनिट वेक्टर मतलब कौन है, आरती गुड मॉर्निंग, यूनिट वेक्टर मतलब कौन है, सिर्फ डायरेक्शन है, मॅग्निट्यूड कितना है 1 है, मग त्या डायरेक्शनला रिप्रेझेंट करण्यासाठी ए वेक्टर अपॉन ए आला, कळतंय का। तो उसी तरह से सपोज अगर मुझे ए कॉस थीटा चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अगर मुझे ए कॉस थीटा चाहिए तो ए कॉस थीटा क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। म्हणजे काय होतं बघा, आपण कंपोनेंट कोणाच्या अलोंग घेतलाय, बी च्या अलोंग, म्हणजे युनिट वेक्टर कोणाचा येणार आहे, बी चा येणार आहे। राइट, लक्षामध्ये। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, ये क्या होगा, कंपोनेंट। फक्त नियम लक्षात ठेवायचा, जिसका कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं वो वेक्टर एज इट इज रहेगा, इनटू क्या करना है, जिसके अलोंग कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर लेना है और मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि पी वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर जो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और आपको बोला है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग क्यू वेक्टर। गडबड नहीं करायची, व्यवस्थित एकदम स्टेप बाय स्टेप। हे लिहिलंय का, ठीक आहे, पहिले लिहून टाका, नंतर एक्झाम्पल सोडवा। एकदा नाही म्हणत कळतं मला, नाही नाही हो गया, लिख के परत बघा। लक्षात काय ठेवायचंय, जिसका कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं वो वेक्टर एज इट इज रहेगा, जिसके अलोंग कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं उसकी सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन, इसलिए उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाय करना पड़ेगा। म्हणजे आपल्याला इथे काय म्हटलंय, फाइंड कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर, म्हणजे पी वेक्टर आहे तसाच राहील, अलोंग कौन है, क्यू वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, क्यू वेक्टर के
यूनिट वेक्टर से पी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। करते ना, ये डॉक्टर जाता है ना वेक्टर वेक्टर वेक्टर। चलो अब देखो क्या फाइंड करना है हमें, कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग क्यू वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग क्यू वेक्टर म्हणजे काय करावं लागेल मला, पी वेक्टर एज इट इज ठेवावं लागेल, इनटू कौन होगा, क्यू का यूनिट वेक्टर मतलब क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। तो करो इनका डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, प्लस 2 इंटू 2 4, डिवाइड बाय क्यू का मैग्नीट्यूड 3, कितना आ रहा है 4/3। तो 4/3 क्या बना, 4/3 बना, 4/3 बना कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग क्यू वेक्टर। कळलं। और एक भगत कळतंय का, एक मिनिट हा, कोणतं, हो नाही ना, फक्त 2 आहे कॅप आहे ना, मायनस कुठे आहे तिथं तन्विषा, चलो करो फाइंड, करो फाइंड। मग त्याच्या अगोदर कसं सोडवायला लागले तुम्ही, अभी मैंने बोला ही नहीं कौन सा वेक्टर किसके अलोंग, आगे अभी आपको फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। आता बघा अलोंग ए म्हटलं म्हणजे युनिट वेक्टर कोणाचा घेणार, ए चा, आणि बी आहे तसाच राहील, म्हणजे फॉर्म्युला काय बनेल, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। वेरी गुड, क्या होगा 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, परत 4, ए का मैग्नीट्यूड परत 3 म्हणजे 4/3। अभी सेम क्वेश्चन है बट उसमें फाइंड करना है आपको कंपोनेंट ऑफ ए, कहाँ पे, अलोंग बी। हिट्स पण प्रोसेस डिफरंट आहे सोडवायची, कळाल ना, ठीक है क्वेश्चन चेंज करून घ्या, आता सोडवा। ये ए एंड बी है एंड आपको फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो यूनिट वेक्टर किसका लेना पड़ेगा, बी का, ए वेक्टर एज इट इज रहेगा, कहते कि तू 3.2 3√2। देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, 4 माइनस 2 6 प्लस 4 म्हणजे 10, नाही हे बघा असं येईल ना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। अभी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है, 2 इंटू 2 देन 2 इंटू माइनस 1, मग ये बनेल 4 माइनस 2, 2 इंटू 2 4 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना आएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2√3। असं नाही कळत तर ठीक आहे, कितना आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 म्हणजे √12, किती येईल मग 6/√12। चल सफिशियंट, ते पुढचं येतं आपल्याला, कळाली प्रोसेस। तो स्केलर प्रोडक्ट के यही दो ही एप्लीकेशन, एक एंगल फाइंड करना एंड दूसरा कंपोनेंट फाइंड करना। बस कंपोनेंट फाइंड करते टाइम जो हमने अब तक डिस्कस किया था उसमें हम स्केलर कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, और उन्होंने अगर बोला वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करो तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर चाहिए मतलब वहाँ पे आई जे के चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इकडे लक्ष द्या, देखो ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, दोनों के बिटवीन का एंगल है थीटा, तो बी का कंपोनेंट अलोंग ए क्या होता है, बी कॉस ऑफ थीटा, और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा था, तो बी कॉस थीटा फाइंड करने के लिए हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में ये बी को डिनोमिनेटर में भेज देते थे। लेकिन यहाँ पे सिंप्लिफिकेशन करने के बाद आपल्याला डायरेक्शनच भेटत नव्हती, पण आपल्याला डायरेक्शन पाहिजे, कुठली डायरेक्शन आहे, हो वेरी गुड वेरी गुड, म्हणजे प्रथमेशला चांगलं कळालेलं आहे, ठीक है। बी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ए के अलोंग है, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए आएगा। ये सोडवले अपन एग्जांपल असेच, बट हर बार वहां पे जो मिल रहा है फाइनल उसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड था,
आपल्याला अगोदर माहिती होतं म्हणून आपण म्हणतो तो अलॉन्ग कोण आहे, ए आहे. बट अगर आंसर हमें रिक्वायर्ड है इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन शो करनी होगी. डायरेक्शन कहाँ पे है, ए वेक्टर के अलॉन्ग है, तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे. जो आ रहा है उसको ए कैप से मल्टीप्लाई करो, कळलं का. क्योंकि ए कैप का मतलब क्या होगा, आए. ए कैप का मतलब क्या होगा, ए कैप कुठे आहे, नाही नाही ते झालं, पण इथं आहे का ते आपल्याला कळते, पण ती परत कॅन्सल होऊन स्केलर मिळतं ना आपल्याला. वेक्टर पाहिजे म्हणून काय करायचं, अजून एक कॅपनी मल्टिप्लाय करायचं. करेक्ट है तुमसे, वेरी गुड. ठीक है, आता बघा ए वेक्टर मतलब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, मतलब सिर्फ डायरेक्शन वहां पे ऐड हो रही है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कंपोनेंट स्केलर बोला है तो फक्त ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए, लेकिन कंपोनेंट अगर वेक्टर फॉर्म में रिक्वायर्ड है तो जिस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है आरती उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कळलं ना, मतलब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे ए कैप से मल्टीप्लाई करना है. रही लक्षामध्ये. तो अभी बोलो क्या होगा, बी कॉस थीटा कितना होगा, ए यानी बी दिलेच नहीं है ना. ठीक है, ए वेक्टर दिया है आपको 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड आपको बी वेक्टर दिया है 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और फाइंड क्या करना है हमें, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी. बट ये कंपोनेंट कौन सा रिक्वायर्ड है अभी, वेक्टर कंपोनेंट, मतलब विथ डायरेक्शन. प्रोसेस तीच है, गड़बड़ करो नका, पहले बोर्ड लक्ष द्या. तो रूल क्या था, जिसके अलोंग फाइंड कर रहे हैं हम उसका यूनिट वेक्टर लेते थे, मतलब बी वेक्टर अपन बी करते थे. जिसका फाइंड कर रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे था. अभी इन एडिशन क्या करना पड़ेगा हमें, बस उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर से. किसका यूनिट वेक्टर, जिसके अलोंग कंपोनेंट लिया है. यहाँ पे किसके अलोंग कंपोनेंट है, बी के अलोंग, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा बी का यूनिट वेक्टर. ठीक है, अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 4 इंटू 2, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू प्लस 2 अपॉन बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, √21. हे झालं इंटू बी कैप का यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. तो क्या होगा, वेक्टर एज इट इज आएगा, कौन, 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √21. सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 प्लस 8 12 -1, तो ये बनेगा 11 अपॉन 21 इंटू रूट ऑफ, और √21 इंटू √21 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप. ये हो गया फाइनल आंसर. इसमें आई जे के है, मतलब ये म्हणजे हे वेक्टर आहे. कळालं, कसं कळालं, डिम लाईट लागला की ट्यूब लाईट लागली, कळालं का, 100% क्लिअर. अजून नाही कळणार, आणि वाटत असेल तुम्हाला कळालंय तरी तुमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं. फक्त वर्डवर फोकस करायचा, अलोंग बघायचं, अलोंग, अलोंग के बाद में जो दिया है खाली घ्यायचं, बरं, आणि त्यांनीच मल्टिप्लाय करायचं. तांदळे कळते का, 100% काय कॅल्क्युलेशन मध्ये. तू 10th पर्यंत कुठं होता, शाळेत म्हणू नको फक्त. हां, नाही शाळा कोणती होती, कोणती, बीड बायपास. हे ते बर, पुढं काय काय त्याला बोल द्या, त्याचा डाऊट आहे ना, त्याला कशाला मध्ये सांगताय परत. ते मास्क काढून थोडं मोठ्याने बोल बेटा, मला ऐकायला येत नाही ना. कावर लिहिलं,
हे बघ, हे ब्रॅकेट कसा काढायचं हे तर आपण 2-4 क्वेश्चन सोडवले होते. याला बी कॅपनी मल्टिप्लाय करायचं आहे. मग युनिट वेक्टरची डेफिनेशन काय होती? बी कॅप म्हणजे बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी. हा बी वेक्टर येत होता ना, म्हणून तो आहे तसाच लिहिला. याला अजून तर तू सिम्प्लिफिकेशन करायचं असेल तर काय करू शकतो, या A11 मध्ये मल्टिप्लाय करू शकतो. याचा मॅग्निट्यूड नाही घ्यायचा आहे कारण त्यांनी फॉर्म्युल्यामध्ये बी कॅप म्हणजे बी वेक्टर तसाच ठेवलाय. कळालं ना? नहीं कळणार अजून, बोर्डर बघ. फिर से वही सिचुएशन देखो, आपको बोला है कि पहला वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों के बिटवीन एंगल है थीटा. अभी हमें इनको करना है, इनका करना है कंपोनेंट फाइंड. कैसे? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी. हा वर्ड खूप महत्वाचा है, ठीक है. एंड ब्रैकेट में बोला है कंपोनेंट कौन सा है, वेक्टर रिक्वायर्ड है, ठीक है. तो सबसे पहले हमें मालूम है कि स्केलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं. जिसके अलोंग निकाल रहे उसका युनिट वेक्टर होता है, म्हणजे काय असतो, बी वेक्टर अपॉन बी असतो एंड उसको मल्टीप्लाई कर देते ए वेक्टर के साथ. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम होता? आणि कंपोनेंट ऑफ ए सॉरी बी बोला है, सॉरी ए बोला है अलोंग बी, मतलब इधर कौन होगा, ए कॉस ऑफ थीटा होगा. इथपर्यंत क्लियर है. ये स्केलर फॉर्म मिलता था, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, बस बी कैप से मल्टीप्लाई करो. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी इंटू बी कॅपचा अर्थ काय असतो, बी वेक्टर अपॉन बी. फक्त हे मल्टिप्लाय करताना हे करू का ते करू ते कन्फ्युजन होतं, म्हणून मी हे इंट्रोड्यूसच नव्हतं केलं. कळालं ना? हे करून घ्यायचं. इथं जी वेक्टर येत होतं ॲज इट इज ठेवायचा. डिनॉमिनेटरला फक्त काय होईल, रूट येतं ते कॅन्सल होतं. कळालं? बट याच्यापेक्षा हेच बेटर आहे. हे कन्फ्यूज करेल ना. कळालं? परत एकदा स्टेप बाय स्टेप. दो वेक्टर है जिसके अलोंग कंपोनेंट ले रहे, उसका लगेगा यूनिट वेक्टर. एकदाच जर स्केलर फॉर्म में रिक्वायर्ड है तो, एंड वेक्टर फॉर्म में रिक्वायर्ड है तो दोनदा म्हणजे और एक युनिट वेक्टर. लेकिन कसं, पहिले एक ब्रॅकेट सॉल्व करून मग दुसरं. बॉडमस असताना तसं एकला ओडोमस घ्यायचं, ठीक आहे. नेक्स्ट राइट डाउन नेक्स्ट. अभी दिस इज ऑल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट. हे सोडून काहीच नाही आहे स्केलर प्रोडक्ट मध्ये. अभी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमने और एक प्रोडक्ट देखा था, दैट वाज राइट डाउन वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट लिहिलं का? तो क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट. वेरी गुड. तो लिखो पहला पॉइंट वेक्टर प्रोडक्ट में, इफ रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर. if resultant of multiplication of two vector is a vector. If resultant of multiplication of two vector is a vector, then we have to use vector product. ठीक है. फिर से वही बात है कि दो वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है. मग ओळखायचं कसं, कोणत्या प्रोडक्टनी लिहिणार आहे. प्रत्येक वेळी हा वर्ड लिहू शकत नाही, म्हणून आपण डिसाइड केले की यहाँ पे इनको डिनोट करेंगे बाय क्रॉस. तो ये बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी के सिंप्लीफिकेशन में डॉट एंड मल्टीप्लाई दोनों की मीनिंग सेम होती है, बट वेक्टर के केस में दोनों की मीनिंग डिफरेंट है. डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस मतलब वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है. आता बाकी पहिल्यासारखं जब इनको सिंप्लीफाई करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ पे सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका सिंप्लीफिकेशन होगा ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा. म्हणजे काय होतो, डॉट आएगा तो कॉस एंड क्रॉस है तो डॉट का क्रॉस का क्रॉस का क्रॉस का डॉट का. काही लक्षात. वेरी गुड. ठीक है. तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बना ए इंटू बी इंटू साइन थीटा. बट यहाँ पे अगर वेक्टर्स हमें इन टर्म्स ऑफ आई जे के दिए है, जैसे कि ए एक्स इंटू आई क्या पे, ए वाई इंटू जे क्या पे, ए जेड इंटू के क्या पे, एंड दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जो बी एक्स इंटू आई क्या पे, देन बी वाई इंटू जे क्या पे, एंड बी जेड इंटू के क्या पे. एंड अगर यहाँ पे हमें इनको मल्टीप्लाई करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, देखो अगर डॉट प्रोडक्ट करना होता तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप में ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बट यहाँ पे डॉट नहीं, कौन है, क्रॉस. तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए पहली स्टेप में हमें लेना पड़ेगा एक अशा दोन उभ्या लाइन्स, त्यांना म्हणायचं डिटर्मिनंट. क्या हो गया ये
डिटर्मिनंट. प्रत्येक वेळी क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो वहां पे लेना पड़ेगा, प्रत्येक वेळी क्रॉस प्रोडक्ट करायचं तर घ्यावं लागेल डिटर्मिनंट. डिटर्मिनंट में क्या होता है, उभ्या लाइन्स एंड आडव्या लाइन्स. उभ्या लाइन्स मतलब कॉलम, आडव्या लाइन्स मतलब रो, हे माहिती सगळ्यांना. तो फर्स्ट रो म्हणजे पहिली आडवी लाइन कंपल्सरी कौन होगा, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप. देन सेकंड रो कंपल्सरी, व्यवस्थित आहे का, सेकंड रो कंपल्सरी कौन होगा, फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट, फर्स्ट वेक्टर के आई जे के सोबतचे नंबर म्हणजे कोएफिशिएंट, फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट. फर्स्ट वेक्टर कौन है, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, उनके साथ कौन है, तो ये बनेगा ए एक्स ए वाई ए जेड. देन जो थर्ड रो होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के जो कोएफिशिएंट होंगे बी एक्स बी वाई बी जेड. कळेल इथपर्यंत. अब आपको दिया है कि ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड और एक वेक्टर है बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड हमें फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो क्या करना पड़ेगा, पहली स्टेप में डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा. डिटर्मिनेंट में पहला रो हमेशा से आई कैप जे कैप के कैप. बोलो सेकंड रो क्या होगा, 2 -1 2, थर्ड रो 1 2 -1. हे किती लोकांना नाही कळालं, सगळ्यांना कळालं एवढं लवकर, गुड. चलो इसको सॉल्व बाद में करेंगे. पहली स्टेप कळाली काय असते, पहले डिटर्मिनेंट, पहला रो हमेशा से आई कैप जे कैप, सेकंड रो फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट, थर्ड रो सेकंड वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट. या तक क्लियर आहे. आता पुढच्या सिंप्लिफिकेशन मध्ये बघा काय करायचं, नेक्स्ट स्टेप मध्ये पहले एक एक आई कैप घ्यायचा, आई कैप के बाद में उसका कॉलम उसका रो डिलीट करके छोड़ के जो बचते हैं उनको लिखने का. कौन बचा, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड. कळतं का बघा काय केलं, आई कैप का कॉलम एंड डिलीट छोड़ के जो बचा है उनको लिख दिया है, आई कैप के साथ में डिटर्मिनेंट है. उसके बाद में हमें लेना है जे कैप, बट एक सिक्वेन्स है, ये प्लस ये मायनस ये प्लस, पुढे असेल तर मायनस प्लस मायनस, संध्याकाळपर्यंत ठेवायचं ते, ठीक आहे. बट आपल्याला तीनच रिक्वायर्ड आहे त्यामुळे आपण एक तीनच घेणार, ठीक है. तो जे कैप के साथ हमेशा से माइनस. अभी फिर से रिपीटेशन वही, जे कैप का कॉलम डिलीट जे कैप का, तो इथं काय राहिलं, ए एक्स ए झेड बी एक्स बी झेड. कळतंय का बघा, बघा तिकडं. एंड एट द एंड कौन आएगा, के कैप, उसके साथ डिटर्मिनेंट में फिर से के कैप का कॉलम डिलीट रो डिलीट, कौन बचा, ए एक्स ए वाई बी एक्स. कळलं इथपर्यंत, कन्फर्म. चलो आपको बोला है कि ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. क्लियर. और हमें फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. पहली स्टेप में डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप. सांगा सेकंड रो काय असेल, 2 -1 2, थर्ड रो 1 -2 1. इसके बाद में स्टेप में हमें क्या करना है, पहले आई कैप उसके साथ कौन, कॉलम डिलीट रो डिलीट, -1 2 -2 1 -1 2 -2 1. देन जे कैप हमेशा से माइनस, उसके साथ में कौन आएगा, कॉलम डिलीट रो डिलीट 2 2 2 2, एंड लास्ट में प्लस के कैप, उसके साथ में कौन होगा, 2 -1 1 -2. सगळ्यांना क्लियर आहे. बोलो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिटर्मिनेंट, उसका फर्स्ट रो लिहायचं बाकी तुमचं अजून. फर्स्ट रो कौन होगा, आई कैप जे कैप के कैप. सेकंड रो, वेरी गुड. थर्ड रो, एक बार डिटर्मिनेंट बन गया उसके बाद में फर्स्ट स्टेप आई कैप इनटू ब्रैकेट कॉलम डिलीट, कॉलम रो डिलीट करके जो बचते वो 4 नंबर, माइनस ऑफ जे कैप इनटू फिर से
रिपीटेशन प्लस के कैप इंटू फिर से। अभी इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हमें करना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन फॉलोड बाय सब्सट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम असा, पहले यांचा माइनस यांचा, मतलब आई कैप के साथ ब्रैकेट में कौन आएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, कळलं। अब ये माइनस जे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोड बाय सब्सट्रैक्शन, क्या होगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स एंड एट द एंड प्लस के क्या ब्रैकेट में ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स हो गया। एंड ये फाइनल आंसर है, बट इसमें आई कैप जे कैप के कैप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म में आहे आणि सुरुवातीला आपण डिफाइन तसंच केलं होतं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, नहीं वेक्टर प्रोडक्ट क्या डिफाइन किया था कि इफ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई, कर लो, चलो राइट डाउन। संगम आहे ना आज, चलो फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अजिबात गडबड नहीं है, एकदम हळूहळू करा, पहिला आंसर करेक्ट आलं पाहिजे। हो, तुला काय वाटतं तिथून, ते 3 नाही वाटत आहे, हे काय वाटतंय नेमकं, दुसरा कुठला नंबर वाटतोय का, 6 वाटतोय हा, मग देखो फर्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट, देन फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप, देन 2 -1 2 3 1 -2, इथपर्यंत सगळ्यांचं करेक्ट आहे। उसके बाद में आई कैप ब्रैकेट में कौन होगा, 2 -2 0, माइनस जे कैप ब्रैकेट में कौन होगा, -4 -6 -10, प्लस के कैप ब्रैकेट में कौन होगा, 5, मतलब 10 जे कैप प्लस 5 के कैप, आई कैप 0 नहीं है भगत, -1 इंटू -2 +2, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस असतं, हो येईल का मग, किती लोकांचं सेम नाही आन्सर, सेम आन्सर, हो संगम प्रथमेश, अरे बाबू ऋतू करते, बर इन प्रोसेस,
बाकी गोष्टी लय लवकर ॲडॅप्ट करतो माझ्या, हो रे, पण फिजिक्सलाच काय मग जमत नाही काय. नेक्स्ट, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड बी वेक्टर कितना है i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप. फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. भगत, ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन सगळ्या रॉंग व्हायला लागले बरं तुझ्या. नाही नाही, माझ्याच रॉंग व्हायला लागल्या. भगत, व्हेरी गुड बेटा, माझी शाळा खराब होती. कळालं. नेक्स्ट, ॲप्लिकेशन्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कसा करायचा कळालं ना. अभी फैक्ट ये देखो कि वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके भी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, बट हे रिकामी काम आपण करत नाही. तिकडे सोपं, एका स्टेपमध्ये डॉट प्रोडक्ट येतो. यहाँ पे फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा. देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा. तो यहाँ पे साइन थीटा बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी. इस स्टेप में भी एंगल आएगा, बट डॉट प्रोडक्ट करना एंड क्रॉस प्रोडक्ट करना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो हम क्या प्रेफर करेंगे, मी तरी डॉट प्रोडक्ट करणार, तुम्हाला काय करायचं ते करा. ठीक है ना, आप ये फॉलो कर सकते हो करायचे असेल तर. ठीक है. नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स. उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड यूनिट वेक्टर perpendicular to two vectors. Find unit vector perpendicular to two vectors. अब कंडीशन क्या है देखो, हमने पहले ही डिफाइन किया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी साइन थीटा है. क्या है, ए बी. बट ऍक्च्युअल कंडिशन काय असते, हा ए बी साइन थिटा याच्यामध्ये वेक्टर किंवा डायरेक्शन शो करणार आपल्याला काहीच दिसत नाही. कळतंय का. म्हणून आपल्याला काय करावं लागतं, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यूनिट वेक्टर का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन को शो करना. यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काहीच फरक पड़त नहीं. कळालं. तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा है, तो इन मैग्नीट्यूड मिला. एंड ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप है, तो एन कैप है, तो डायरेक्शन मिली. ठीक है. अब ये एन कैप मतलब कौन है, टाइम. वेरी गुड. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर ये एन कैप होता है. कड़ा लो. इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर is a vector whose direction is always perpendicular to both vectors. कहते हैं बघा काय लिहिलंय, जब भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो उनके वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट, पहले छापून घेऊ नका, पहले समझून घ्या. दो वेक्टर का जब भी हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो हमें नेक्स्ट क्वांटिटी मिलती है वो कंपल्सरी कौन होती है,
वेक्टर होती है एंड वो हर बार उस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर, दोनों भी वेक्टर के प्लेन को परपेंडिकुलर, ठीक है। बट उसमें हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है एंड यहाँ पे कौन होगा, जेड एक्सिस। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और दूसरी केस में हम क्या होगा, वही एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है, हम क्लॉकवाइज आएंगे, करते हैं ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो उस केस में हमें अप्लाई करना पड़ता है राइट हैंड थंब रूल। क्या अप्लाई करना पड़ता है, राइट हैंड थंब रूल। म्हणजे कसं बघा, यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, तो अगर हम ए से लेके बी की तरफ जा रहे हैं तो जो कर्व फिंगर है वो भी ए से लेके बी की तरफ जाएंगे, तो थंब क्या करेगा, इनके वेक्टर प्रोडक्ट के रिजल्टेंट की डायरेक्शन शो करेगा। समझ में आ रहा है, नहीं खड़ा है। लेकिन अगर हम बी से लेके ए पे जाएंगे तो कर्व फिंगर भी अभी बी से लेके ए पे, मतलब थंब कहाँ पे गया, इनवर्ड गया। कळालं, ही सिच्युएशन आपण या एक्स वाय झेड ला अप्लाई करणार आहे, बट एक्स वाय झेड के लिए हमने रिप्लेसमेंट रखी है, एक्स का मतलब आई कैप, वाई का मतलब के का मतलब, कळालं। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू होगा आई का मैग्नीट्यूड 1 जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दोनों में एंगल कितना है 90 साइन 90 1, तो ये 1 आता है यानी ये 1 है, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू 1 है। बट ये कब एप्लीकेबल है, ओनली फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्शन दिख रही क्या, ये 1 मतलब किस डायरेक्शन में मालूम नहीं है, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर आई कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं, जे कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हैं, या फिर के कैप क्रॉस के कैप कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू होती है 0। क्यों, क्योंकि थीटा है 0, साइन 0 0 0 इंटू एनीथिंग, म्हणून ही सगळे व्हेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड का यहाँ पे पार्ट लिखा है, ये आपल्याला कुठंच कामाला येत नाही, कारण आपल्याला लागतो रिजल्टंट विथ डायरेक्शन। तो उसके लिए अभी ये एंड वो दोनों कंबाइन करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो एक्स के अलॉन्ग कौन है, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग, परत एकदा एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग, हो गया। तो अब बोलो आई कैप क्रॉस जे कैप है, राइट हैंड टर्न रूल अप्लाई कर रहे हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप जा रहे हैं, मतलब कहाँ पे होगा, दोनों को परपेंडिकुलर, इधर कौन आता है प्लस के कैप। लेकिन इसको अगर उल्टा करेंगे, जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे, इकडं मध्ये चाललाय म्हणजे कोण असेल, माइनस ऑफ के कैप, कळतंय का। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जे कैप क्रॉस के कैप, क्या आएगा बोलो, प्लस या माइनस, देन के कैप क्रॉस जे कैप किया तो हे पण कळालं, गुड। आता अजून एक काय राहिलं, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, एंड आई कैप क्रॉस के कैप है तो ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड ये 4 एक्सट्रीमली इंपॉर्टंट रिलेशन्स। त्यामुळे जे लिहिलंय बोर्डवर व्यवस्थित कॉपी करा, जे रिलेशन एक्सप्लेन केले ते पण बघून घ्या। जायचंय बेटा तुला, राम हरीला, काय कॉम्बिनेशन आहे, हरीनं रामाला सांगायला पाहिजे, राम हरीला सांगतोय। कृष्ण कुठं सोडला तुम्ही, रामकृष्ण हरी देव आहे आपल्याकडे, कृष्णाचीच कमी आहे ना, बरं आहे, नाहीच येत, नाही येतेच। प्रथमेश, अरे 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 बडबड न करू,
हे थोडंसं जास्त इम्पॉर्टंट आहे हा, याच्यानंतर जे होईल ते आता हे पण आणि याच्यानंतरचे पॉईंट्स. प्रसाद कसं काय आज, कसं काय आला आज? रोज येतो? आरती झालं की लिहून? हो. नेक्स्ट, हे कळालं का पण नक्की कन्फर्म? असं वाटतंय तुम्हाला कळालं पण त्याचं इल्युजन नाही ना? असं वाटतंय कळालं पण कळालेलं नाही असं काही नाही ना? बघा बरं नंतर क्वेश्चन सोडवताना मग. चलो नेक्स्ट, हमने फर्स्ट एप्लीकेशन लिखा था, क्या लिखा था? फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स. अब समझ में आ गया कैसे फाइंड करेंगे? फिर से वही देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका सिंप्लीफिकेशन होता है ए बी साइन थीटा इंटू अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन कैप से. अभी एन कैप हर बार क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर होगा किसको? ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर को. रही लक्षामध्ये? तो इसका मतलब हमें फाइंड करना है एन कैप को. तो एन कैप इक्वल्स टू क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा. बट ये ए बी साइन थीटा मतलब है क्या? ए बी साइन थीटा मतलब है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. मतलब ये एन कैप इक्वल्स टू क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो इस तरह से हमें क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर मिलता है परपेंडिकुलर टू द बोथ गिवन वेक्टर्स. कैसे? बोर्ड पे ध्यान दो. आपको बोला है ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड बी वेक्टर है i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप. आणि आपल्याला विचार रहे फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. क्या करेंगे हम? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. म्हणजे पहिली स्टेप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है. फर्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट, पहला रो आई कैप जे कैप के कैप, दूसरा रो, तीसरा रो. अभी सिंप्लीफिकेशन करेंगे. आई कैप इन ब्रैकेट -2 + 2 0. क्रॉस चेक करा ना, मी काही पण लिहून टाकतोय. सांगा पटपट, बरोबर आहे का? मी लिहिलं म्हणून हो म्हणू नका, चेक करा, सॉल्व करा त्याला. ए बी साइन थीटा मॅग्निट्यूडच असतं ना. जोपर्यंत आपण एन कॅपनी मल्टिप्लाय करत नाही तोपर्यंत ए बी साइन थीटा काय आहे? ए आणि बी यांच्या वेक्टर प्रोडक्टचं मॅग्निट्यूड. आता हे एक्सप्लेन करायच्या अगोदर तेच तर सांगत होतो मी. नाही कळालं? तिचा प्रश्न ती विचारल, तिला माहिती ना कसा विचारायचा आहे तो. हे बरोबर आहे का? अब ये कौन है? ए वेक्टर क्रॉस. अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे? -2j कैप माइनस के कैप, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? झाला. तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है टू द ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर. हे लक्षामध्ये येता फर्स्ट ऍप्लिकेशन. √5 हा भगत काही सांगतो का? कुठं? इथं इथं -2 कसं काय आलं का? हे बघ, के कॅप हे डिलीट काय? 2 × -1 -2 माइनस ऑफ -1 × +1 -1. मग -1 × -1 लय गोळे भगत, ते एवढं सोपं नाही आहे. -2 + 1 -1 त्यासाठी 10 वर्ष शाळेत जावं लागतं रोज. 3 वर्ष तर घरीच होता. 2 करोनाचे एकदा फेल केलो तुला. मग के कॅपचं सांगितलं मी तुला. हे बघ, के कॅपचा कॉलम डिलीट, रो डिलीट. काय राहिलं? 2 - 1 1 -1. इकडं ना पाय ना भगत. अरे लिहिलं तू, पण त्याचं सिम्प्लिफिकेशन बाकीच्यांना कळालं का? तू संध्याकाळी भेट बेटा. जेच आहे तो, तुला काय आय दिसतोय का तो?
तन्विषा चष्मा घरी विसरली का? चलो नेक्स्ट. क्लियर फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकंड, टू फाइंड. व्हेरी गुड. कुणाल लयच हुशार आल तू. अशा तुझी हुशारी फक्त इथंच दिसती, एक्झाम आली की पळून जाती है ना. टू फाइंड एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम. टू फाइंड एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम. if two vectors are represented by adjacent sides of parallelogram. मतलब पैरालेलोग्राम के दो साइड्स मतलब दो वेक्टर है और हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे. दैट विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम. ठीक है. नेक्स्ट, to find area of triangle. पण ते कधी ए चं मॅग्निट्यूड काढून बी चं काढून थिटा दिलेला असेल तर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ए बी आय जे के च्या फॉर्म मध्ये देतात, थिटा देत नाही. त्यावेळेस मग आपण काय करतो, डिटर्मिनंट आणि सिम्प्लिफिकेशन. म्हणजे आपण त्याला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ठेवले, म्हणजे आपल्याकडे दोन्ही पण मेथड्स. नेक्स्ट, कॅली काय नंबर 2, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. मुझे दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की दो साइड्स और हमें फाइंड करना है उसका एरिया. काय करायचं, क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड और उसको हाफ से डिवाइड करने का. क्या बना, एरिया. कसा, हे असं असते पॅरलेलोग्राम मध्ये, आपण जर हा डायगोनल ड्रॉ केला, हा पण ट्रायंगल झाला. मग एकच ट्रायंगलचा पाहिजे तर दोन्ही एरिया सेम असतात, म्हणून आपण काय करतो, याला 2 ने डिवाइड केले की एक ट्रायंगल भेटतो. नेक्स्ट, टू फाइंड एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम. रिपीट परत, मी सांगते म्हणून लिहा ना, नाही लिहायचं. अवघड आहे तुमचं, नका लिहू, कैंसल. दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. तुम्ही नाही म्हणले ना काय काय, राइट डाउन. संपलं, वेक्टर प्रोडक्ट संपला, कॅन्सल. एक ऍप्लिकेशन नाही. नाही कसं काय म्हटले हो तुम्ही, कोण म्हटलं, उभा राहा, स्टँडअप, बेंचवर उभा राहा, बस खाली. ठीक है. राइट डाउन. टू फाइंड एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम. इफ two vectors are represented by two diagonals of parallelogram. तर ऐकून घ्यायच्या अगोदर नाही. हा बरोबर, ट्रायंगल, टू डायगोनल्स ऑफ ट्रायंगल लिहिलं का. मतलब अभी दो वेक्टर क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स नाही. तो उस केस में अगर एरिया कैलकुलेट करना है, सांग कुणाल काय करावं लागेल, हुशार कुणाल सांग ना. व्हेरी गुड. बघा किती हुशार झाला कुणाल, वाचून लगेच सांगतोय. 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर. ये हो गए एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. ये कब, d1 d2 म्हणजे ते डायगोनल 1 आणि डायगोनल 2. हाँ,
हे कब अगर वेक्टर रिप्रेझेंट कर रहे डायगोनल. हे कसं ओळखायचं, क्वेश्चन मध्ये प्रिंट करून सांगतील ते कि टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द टू डायगोनल्स ऑफ द गिवन पैरालेलोग्राम. अगर डायगोनल्स बोला तो हाफ करो, अगर साइड्स बोला तो डायरेक्ट वही एरिया बनेगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. अभी वेक्टर रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट बचा है, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. राइट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये ऐसा होता है. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस प्रोडक्ट को बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते देखो. आपको बोला जाता है कि ए वेक्टर है, कितना है ए वेक्टर, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप. देन बी वेक्टर बोला है, कितना है बी वेक्टर, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. एंड सी वेक्टर क्या है, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड इंटू के कैप. ऐसे तीन वेक्टर है एंड हमें इनका क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है. वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से. एंड इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें फिर से डिटर्मिनंट बनाना पड़ता है. फक्त डिफरन्स काय, तर दोनच्या ऐवजी तीन वेक्टर आहे आणि आयजे केला सोडून द्यायचं. फर्स्ट जो रो रहेगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, म्हणजे इथं कोण येईल, सेकंड रो. व्हेरी गुड. थर्ड रो. संपलं. एवढाच डिफरेंस है फक्त. बाकी इसका सिंप्लीफिकेशन सिमिलर है. क्या करना पड़ेगा आगे, ए एक्स ब्रैकेट में डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, बी वाई बी जेड सी वाई सी जेड माइनस ऑफ ए वाई कौन आएगा, बी एक्स बी जेड सी एक्स सी जेड प्लस ए जेड कौन आएगा, बी एक्स बी वाई देन सी एक्स सी वाई. मागं करतो तेच, फक्त इथं आईजे के रिप्लेस बाय ए एक्स ए वाई ए जेड है. आगे सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय सबट्रैक्शन. पुढचं माहिती आहे तुम्हाला. ठीक है. राइट डाउन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. हो गया. राइट डाउन ऐसे 5 मिनट. राइट डाउन. If three vectors are represented by, if three vectors are represented by three adjacent sides of parallelepiped. क्यूब असतो का क्यूब, त्याच्या थोडंसं हाईट वाढवली आणि त्याला वाकडं केलं की तो काय होतो, पॅरालेलोपिपेड. नाही माहिती, क्यूब असतो क्यूब, तो टिल्ट केला फक्त आणि त्याच्या तिन्ही साइड सेम नाहीये. सेम असेल तर तो क्यूब, सेम नसतील तर पैरेललोपिपेड. ठीक है. तो अगर तीन साइड्स ऑफ पैरेललोपिपेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्री वेक्टर्स, तो उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलेशन यूज करते हैं. क्या लिखा था आपने, इफ थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोपिपेड, देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड
parallelepiped is represented by scalar triple product. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर से हमें और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है, राइट डाउन, स्टार मार्क करके लिखो, इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो, if स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर इज जीरो, इट मीन्स, उसका मतलब ये लेना है हमें कि वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपेड इज जीरो। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या है, वॉल्यूम है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ गया मतलब कौन जीरो आ गया, वॉल्यूम जीरो आ गई। एंड अगर जब वॉल्यूम जीरो आती है, इसका मतलब जो भी डायग्राम, जो भी फिगर, जो भी शेप हम कंसीडर कर रहे थे वो टू डायमेंशनल होती है। मतलब क्या होती है, कोप्लेनर होती है, कळतं का? जैसे फॉर एग्जांपल नोट्स आहे, त्याची जर आपण हाईट नेग्लिजिबल म्हटलं तर त्याची व्हॉल्यूम किती आहे, हाईट कन्सिडरेबली नाही, एक पेज घेतलं, पेज, त्याला व्हॉल्यूम आहे का, फक्त एरिया आहे, कारण तो काय आहे, कोप्लेनर आहे ना। त्याच्याऐवजी जर आपण सपोज थोडी हाईट वाढवली, पूर्ण नोट्स घेतली, हाईट कन्सिडरेबल म्हटलं तर तिथे काय, त्याला व्हॉल्यूम येईल, म्हणजे तो काय असतो, नॉन कोप्लेनर असतो। म्हणजे आपल्याला ही कंडिशन फक्त तेव्हाच यूज करावी लागते, क्वेश्चन मध्ये सांगितलेलं असतं की चेक करो गिवन थ्री वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। अगर ये जीरो आ गया तो कोप्लेनर, जीरो नहीं आ गया तो नॉन कोप्लेनर। काय लिहिलंय मग, इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर इज जीरो, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ parallelepiped is zero, it means given three vectors are coplanar, given three vectors are coplanar। so this is all about vector। तो अभी 60 तक सॉल्व एग्जाम्पल कल किए थे, आता फक्त 14 एग्जाम्पल सॉल्व करायचे पुढचे, म्हणजे 61 से लेके 74, एंड उसके बाद में एक कंसेप्ट बची है, दैट इज कंसेप्ट एप्लीकेशन 5। तो आज का होमवर्क है वेक्टर का 14 सॉल्व एग्जाम्पल टिल 74, कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 कंप्लीट। आणि उद्या संडे आहे, दिवसभर हॉलिडे आहे तुम्हाला, आणि या दिवसभर मध्ये एन्जॉय नाही करायचे, काय करायचंय, आपला आतापर्यंत झालेला जो वेक्टरचा तुमचा वीक पार्ट असेल किंवा राहिलेला पार्ट असेल तो प्रैक्टिस करून परफेक्ट करायचा है, कळालं ना? कारण फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड हम डिस्कशन शुरू करने वाले अबाउट मोशन इन प्लेन, आणि मोशन इन प्लेन मध्ये पावलो पावली आपल्याला वेक्टर लागतो, कळालं ना? इन एव्हरी स्टेप आपल्याला वेक्टर रिक्वायर्ड आहे, त्यामुळे वेक्टर मधल्या सगळ्या कन्सेप्ट व्यवस्थित डिटेल मध्ये क्लिअर करून घ्या। ॲट द सेम टाइम तुमचे ॲनालिसिस आले आहेत, त्यासोबत आपल्याला वर्क करायचे 1D मधल्या पॉईंट्सवर। मग आपण मोशन इन प्लेन सोबत सायमल्टेनियसली कसं वर्क करता येईल तो टाइम मंडेला डिस्कस करून ते पण सुरू करणार आहे, ठीक आहे? सो मंडेला पीसीबी टेस्ट होती तुमची, पण काय झालं, रेकॉर्डिंग